गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चैप्टर नंबर 29 का फर्स्ट वीडियो है मानव में रासायनिक समन्वय। मानव में रासायनिक समन्वय का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि मानव के शरीर में जितने भी अंग होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं या आहार नाल के विभिन्न भाग जो होते हैं, इनके बीच में एक साम्य अवस्था पाई जाती है। मतलब ये कि आहार नाल जिसके विभिन्न भाग होते हैं, ये विभिन्न भाग किसी भी अन्य भागों के कार्यों को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे आमाशय स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो छोटी आंत भोजन का क्या करेगा, पाचन करेगा। ऐसे ही वृक्क है, मूत्र का निर्माण करेगा। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे यकृत अपना कार्य करेगा। मतलब ये कि शरीर के जितने भी अंग होते हैं, उन अंगों के बीच में एक साम्य अवस्था पाई जाती है। और ये साम्य अवस्था जो है वो दो शरीर के जो तंत्र हैं वो नियंत्रित करते हैं। कौन कौन से? पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। ये दोनों तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में रासायनिक समन्वय या साम्यावस्था को बनाए रखते हैं। इससे क्या होगा, कोई भी अंग दूसरे के कार्यों को प्रभावित नहीं करता है। जैसे हम चलते समय एक पैर आगे रखेंगे तो एक पैर क्या करेंगे, हम पीछे रखेंगे। तो उसी समय जो हाथ होंगे ना, वो भी क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। लेकिन पीछे वाला पैर आगे आएगा, आगे वाला पैर कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो ये जो साम्यावस्था है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन है, वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। और ये तंत्र किसका श्रावण करता है? ये किसका? हार्मोन का करेगा। तो ये हार्मोन, इस चैप्टर में हम हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मानव के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 फर्स्ट है बहिस्रावी ग्रंथि। और ये ग्रंथि जो होती है ना, किसका श्रावण करती है? पाचक रसों का श्रावण। मतलब भोजन के पचाने में ये ग्रंथि सहायता करती है, ठीक है ना। और ये जो पाचक रस होते हैं किसमें बहते हैं? किसमें बहता है? ये नलिकाओं में। इसलिए इस ग्रंथि को हम कहते हैं क्या कहते हैं हम इसको? नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये ग्रंथि जो है वो किसका श्रावण करती है? हार्मोन का। और ये हार्मोन नलिकाओं में नहीं बहता है, नलिकाओं में नहीं बहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं इसको, ठीक है ना। और इनमें बहने वाला जो पदार्थ होगा उसको क्या कहेंगे हम? हार्मोन कहेंगे। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो भी किसके बारे में पढ़ेंगे? हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि। और ये ग्रंथि में दोनों के गुण होते हैं। किसके?
बहिस्रावी के भी होंगे तो अंतःस्रावी के भी होंगे। और ये उदाहरण होता है केवल एक ग्रंथि होती है, कौन सी? कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय। अग्नाशय में भोजन का पचाने में भी काम करेगा और हार्मोन का भी स्रावन करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये था अपना एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। और जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, या कुछ हाँ हेडिंग डाल लीजिए आप, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो अंतःस्राव, ये शब्द यूज किया था सबसे पहले किसने? क्लॉड बर्नार्ड ने। अंतःस्राव शब्द किसने यूज किया था सबसे पहले? क्लॉड बर्नार्ड ने, ठीक है ना। उसके बाद में है अंतःस्रावी तंत्र का जनक, ये कहा जाता है किसको? थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में है, हम बात करते हैं हार्मोन क्या होते हैं। तो देखिए हार्मोन, हार्मोन शब्द ये दिया था सबसे पहले स्टर्लिंग ने। स्टर्लिंग ने दिया था। किसे कहते हैं हार्मोन? तो ध्यान से सुनो, वे कार्बनिक पदार्थ जो शरीर में एक स्थान पर संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित का मतलब बनते हैं, तथा अन्य स्थानों पर क्रियाशील होते हों, हार्मोन कहलाते हैं। तो इनकी विशेषता होती है कि हार्मोन क्या होते हैं? वे कार्बनिक पदार्थ होते तो बनते तो एक जगह पर हैं, बनेंगे सिर में और कार्य करेंगे पूरे शरीर पर। मतलब जहाँ बनेंगे वहाँ कभी क्रियाशील नहीं होते, बने तो यहाँ पर और कार्य किया के यहाँ पर। ऐसे कार्बनिक पदार्थों को हम क्या कहेंगे? हार्मोन। और ये शब्द किसने दिया था? स्टर्लिंग ने दिया था, ठीक है ना। अब आ जाइए मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां। ओके, मानव में निम्न अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं, आप समझिए। हमारे सिर भाग में सबसे टॉप पर कौन सी होती है? कौन सी होगी? सिर में सबसे ऊंची। उसके नीचे होगी कौन सी होगी? पीयूष ग्रंथि। और उसी के नीचे क्या होंगी?
ये 3 ग्रंथियां टॉप टू डाउन होती हैं। किस भाग में होती हैं? सिर भाग में। सबसे ऊंचे टॉप पर, उसके नीचे और उसके नीचे। अब आ जाइए ग्रीवा भाग में। तो ग्रीवा में होती है कौन सी? कौन सी? और ग्रीवा भाग में ही, थायराइड में ही कौन सी होती है? 2 हो गई ना। ये किस भाग में? ग्रीवा में। अब आ जाइए वक्ष भाग में, है ना। वक्ष भाग में एक होती है, कौन सी? कौन सी? थाइमस, ठीक है ना। थाइमस ग्रंथि होती है वक्ष में, यहाँ पे होती है, जो उम्र के साथ साथ इसकी लंबाई क्या होती है? कम हो जाती है। छोटे बच्चों में सबसे बड़ी, और वयस्क में छोटी, और बूढ़ों में सबसे छोटी। एक यही ग्रंथि है जो उम्र के साथ में अपने आकार को कम करती है, और वक्ष में होती है, यहाँ पे होती है, थाइमस में, ठीक है। अब आ जाइए, ये तो वक्ष में हो गया। नंबर 7 अग्नाशय। ग्रंथि ये किस भाग में होती है? उदर, पेट में होती है, ठीक है ना। नंबर 8 कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। कहां पर होती है? कहां पर होती है? वृक्क के ऊपर होती है। और नंबर 9 पे है वृषण। किसमें होती है? नर में। और 10 पे किसमें होती है? ये जनन अंग भी है, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु बनाते हैं, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। तो अगर हम देखें संख्या, तो नर में तो होती है 9, और मादा में भी कितनी होती है? 9 होती हैं टोटल, 9 इनकी संख्या होती है। पर मानव में देखें तो टोटल कितनी हो गई? 10। इनका हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आ जाइए अपने बात करते हैं नंबर 1 पे, हाइपोथैलेमस। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, सिर से आधारी भाग की तरफ। तो नंबर 1 पे आ जाइए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो ध्यान से सुनिए। हम इतनी सारी ग्रंथियां पढ़ेंगे, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से है, वो है इनसे होने वाले रोग। हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या रोग, कौन से रोग होंगे, और कमी हो जाए तो कौन से रोग होंगे। अधिकता और कमी से होने वाले रोग ही परीक्षा में पूछे जाते हैं, और कोई डिटेल नहीं पूछी जाती इनकी। समझ में आया? तो देखिए, हाइपोथैलेमस, पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति मानव में कहाँ होती है। कहाँ पे? सिर भाग में। कहाँ पर होगी? डायोसिल गुहा में होती है। कहाँ पे होती है? सिर भाग में गुहा पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? डायोसिल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में है
इस ग्रंथि में स्थान स्थान पर धूसर द्रव, मतलब इसको बोलते हैं हम ग्रे मैटर से बने हुए क्षेत्र होते हैं, जिसे हाइपोथैलेमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे हम? हाइपोथैलेमिक क्षेत्र कहते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है ना, हाइपोथैलेमिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्षेत्र दो तरह के हार्मोन स्रावित करते हैं, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। और ये हार्मोन किस पे कार्य करेंगे? इस पे ये हार्मोन क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि को, जिससे पीयूष ग्रंथि क्या निकालेगी? हार्मोन। जब ये हार्मोन निकलेंगे तो पीयूष ग्रंथि कैसी हो जाएगी? तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन बनाएगी। और जब ये हार्मोन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा? कैसी हो जाएगी? निष्क्रिय। तो हार्मोन बनना बंद हो जाएंगे, तो पीयूष ग्रंथि हार्मोन नहीं बनाएगी। ठीक है ना? तो ये हो गए। अब कौन कौन से हैं वो देखिए, कौन कौन से हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं यहाँ पे, इसके उदाहरण दे रहा हूं मैं, है ना? तो इसके उदाहरण देखिए। इसके उदाहरण है GnRH, कौन सा हार्मोन है ये? कौन सा हार्मोन है? मोचक। पूरा नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग, यही ना? हाँ, हार्मोन। मतलब ये हार्मोन नर व मादा में वृषण व अंडाशय को क्या करेंगे? तो क्या बनाएंगे? वृषण शुक्राणु बनाएगा, अंडाशय अंडाणु बनाएगा। और अगर इसका निरोधी हार्मोन कौन सा होगा? मोचक तो ये बनाएगा। हाइपोथैलेमिक केंद्र जो होते हैं ना, अगर ये स्रावित हुआ तो ये बनाएगा। और उसने कौन से स्रावित के? निरोधी, जैसे GnIH।
इसका नाम क्या होगा? ये होता कौन सा हार्मोन है? रोकने वाला। तो ये क्या करेगा? पूरा नाम क्या होगा? गोनेडोट्रोपिक इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी का मतलब रोकना। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? रोकना। तो क्या करेगा ये हार्मोन? वृषण एवं अंडाशय को क्या करता है? ये निष्क्रिय कर देता है। तो मतलब शुक्राणु अंडाणु नहीं बनेंगे। ऐसे ही मैं एक उदाहरण और दे देता हूं यहां पे। वृद्धि हार्मोन जो लंबाई को बढ़ाता है, ये भी दो होंगे। एक तो कौन सा होगा? मोचक। और एक कौन सा होगा? निरोधी। तो मोचक तो कौन सा होगा? GHRH। GHRH का पूरा नाम क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन। ओके। और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? निरोधी। GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। तो टेबल बना रखी है 10 हार्मोन की। आप केवल 2 ही हार्मोन के उदाहरण लिखने हैं। आता तो कुछ है नहीं इसमें से। समझ में? कहते ना, इसीलिए हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पर ये पीयूष ग्रंथि कार्यों को भी क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, इसलिए इसको कहते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? पीयूष ग्रंथि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।